यहूदियों को जब इंग्लैंड ने कहा कि हम आपको यहाँ बसाएंगे तो वो लोग ज़मीन खरीदना चालू किए थे। वो लोग ज़मीन खरीदना चालू किए और बहुत महंगे दाम पर उन लोगों ने ज़मीन को खरीदा था इन अरब वालों से। आज जो ये अरब वाले चिल्ला रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पैसे लेकर फिलिस्तीनियों से, उनसे, यहूदियों से ज़मीन बेचा था और वो ज़मीन बेचते ये लोग खरीदे थे इस ज़मीन को। इनके पास प्रॉपर पेपर है और इन लोगों ने ही बेचा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया 150 साल पहले ये शाहजरा की जो ज़मीन थी वो इजराइल वालों ने खरीदी थी, इसलिए जो यहाँ पर मकान फिलिस्तीन वालों ने बनाया है ना, लगभग 500 मकान, उस पर जेसीबी चलवा के तुड़वा दो। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि नहीं, इसको तोड़ा जाए और वहाँ से तोड़ा, मतलब तुराई खाली चालू हो गया कि भैया यहाँ से इन लोग को भगाया जाए। अब इसी का बवाल था कि भाई आप पुराना मैटर क्यों खोल रहे हैं, 150 साल पहले क्या था उस तरह से। जो लोग फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं वो कहते हैं कि जो 150 साल पुराना मैटर है उसको लाओगे उस हिसाब से तो बहुत से लोग इधर से उधर हो जाएंगे। लेकिन वही लोग क्या कहते हैं, तुर्की का वो लोग विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि तुर्की में एक बहुत बड़े राजा थे उस समय का, सुल्तान अल फतेह। इन्होंने क्या किया भैया कि तुर्की का जो हाजिया सोफिया जो मस्जिद है, पहले वो तो चर्च था, उस चर्च को इन्होंने खरीद लिया। चर्च को खरीद लिया, यहाँ पे हाया सोफिया को पैसे में खरीद लिया था इन्होंने। और उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो अंग्रेजों ने कहा कि देखो भैया, इसकी पुरानी हिस्ट्री तो ये चर्च थी, बाद में इन्होंने खरीद के मस्जिद बना दिया, एक काम करो इस झमेले से हटा दो, इसको म्यूजियम बना दो। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसको म्यूजियम बना दिया गया। लेकिन भाई साहब ये तैयबुल अर्दोगान आए, कहे कि ना म्यूजियम कैसे, 400 साल पहले हम लोगों ने खरीदा था, इसलिए यहाँ मस्जिद होनी चाहिए। भाई साहब यहाँ पे लोगों ने तर्क दिया कि भाई हम खरीदे थे तो हमारा अधिकार है। तो भाई साहब यहाँ भी जरा ध्यान दीजिए, यहाँ भी वही वाला कंसेप्ट लगा है। आप 400 साल पहले चर्च को खरीदे थे और आप कहते हैं कि फिर से ये चर्च नहीं मस्जिद होना चाहिए क्योंकि हमने खरीद लिया है। तो इजराइल भी यही कह रहा है कि भैया 100 साल पहले हम लोगों ने इसको हायर रेट पे देके तुम अरब वालों से ही खरीदा था, इन्हीं लोगों से खरीदा था, ये लोग बेच बेच के पैसा में कमा लिए थे, तो कहता है कि वापस दो यहाँ पे। तो ये कन्फ्लिक्ट का मेन मैटर था शाहजरा। शाहजरा से ही थोड़ी सी दूरी पर है अल अक्सा मस्जिद। फ्राइडे की नमाज पढ़ने रमजान में लोग जब वहाँ इकट्ठा हुए थे तो वहाँ पर इन लोग को पता था, इजरायली खुफिया एजेंसी को, कि शाहजरा को जब खाली कराया जा रहा है तो वहाँ पे कुछ विवाद होगा। तो इन लोगों ने सिक्योरिटी को वहाँ पे अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को लगा दिए थे और इनमें तू मैं हूँ बगझग हुआ। अब यहाँ से भी पत्थर चले, उधर से भी चला और इसमें भीषण रूप ले लिया यहाँ पर। और सिक्योरिटी वाले लोग ऐसे ही मस्जिद के अंदर घुस गए जिसका पूरी दुनिया में विरोध होने लगा। अब वहाँ पर कुछ लोग जो थे वो पत्थर होता, ये सबके पास पत्थरे रहता है, दूसरा तो कुछ रहता नहीं। आई लोग भाई पूरा बुलेट प्रूफ बन के तैयार से गया था, ये मार दिया, ग्रेनेड बम विस्फोट धड़ाम धड़ाम उड़ गया। आप लोगों ने वीडियोज वगैरह तो बहुत देखे होंगे। अब यहाँ पर बहुत दहशत फैल गया यहाँ पर इस एरिया में। अब कभी भी इजराइल ही भारी पड़ेगा। जिन आप कितना चिल्ला लीजिएगा, इन सेना के आगे आम आदमी नहीं टिकेगा। और इस घटना के बाद जो यहाँ पर घटना हुई, बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह घिर गए। अब यहाँ इजराइल डबल संकट से जूझ रहा है। देखिए इजराइल पर इंटरनेशनल दबाव इतना ज्यादा आने लगा, यूएनओ ने दबाव बनाया कि वो भैया वो एरिया मेरे अंडर में आता है, तुम काहे वहां घुस गया है। भारत ने भी इवन की न्यूट्रल रहते हुए कहा कि इजराइल को यथास्थिति बना के रखनी चाहिए। अब पूरी तरह से इंटरनेशनल बवाल वहां हो गया। और इस घटना के बाद इजराइल में भी लगभग 14% आबादी मुस्लिम की है। इजराइल की आबादी मुश्किल से 1 करोड़ है, 1 करोड़ से भी कम है यहाँ पे, जिसमें आपका 16 से 17 लाख, 1 करोड़ में 16 से 17 लाख उसमें मुस्लिम भी रहते हैं। अब वो लोग भी विरोध करने लगे हैं क्योंकि ये मैटर राजनीतिक न होकर धार्मिक स्थान को लेकर था, इसलिए विरोध होने लगा वहां पे। अब इजराइल अंदर में भी समस्या को झेल रहा है कि वहां भी बड़े पैमाने पे विरोध, मार काट, दंगे हो गए अंदर वहां पे भी। तो अंदर भी झेल रहा है और बाहर भी झेल रहा है। दूसरा कि अभी इजराइल में फुल टू सरकार नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू भी अभी वहां चुनाव के मतलब रोके गए हैं, ये फुल टू नहीं है वहां पर चुनाव को लेकर, क्योंकि कोरोना वगैरह को लेकर काफी राजनीतिक संकट थी। अब भारत इसमें क्या कर सकता है, पूरी दुनिया मतलब इसका विरोध कर रही है। अब इसमें एंट्री होती है हमास की। इजराइल का एक पुराना धर्रा रखा है, बस हम हर बात में उलझाते रहो, थोड़ी थोड़ी जमीन कब्जाते रहो, ऐसे ऐसे कब्जाते रहो। 1948 में लड़ाई हुआ, जगह कब्जा कर लिया। 56 में लड़ाई हुआ, फिर कब्जा कर लिया। 67 में लड़ाई हुआ और कब्जा कर लिया। 73 में हुआ और कब्जा किया। 82 में हुआ और कब्जा कर लिया। अभी तक इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं हट पाएंगे उनसे। आराम से जब नहीं हट पाओ किसी से तो नरम दल का रास्ता अपना दो, लेकिन ना, अभी भी लोग मारे करेंगे लोग। अभी जो वर्तमान सिचुएशन है, फिलिस्तीन के लोग कहते हैं कि सुनो ना, हमको जो 48 वाला बतिया था ना, ये वाला 44% जो था वही हमको दिला दो, 48% दिला दो, नहीं चाहिए हमको, वापस दिला दो। इजराइल कहता है हाँ वापस दिला दो। है सब तो मार काट काहे किया था, माने तुम मारने आया था इसलिए कि हमको पूरी तरह से उजाड़ दो, पूरा देश का देश आया था। और जब हार गए तो यहाँ बोलते हो कि
वापस यूएनओ वाला ही दिला दो, अब ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ दो पार्ट बन गया, जो फिलिस्तीन है उसके दो राज्य हो गए हैं, फिलिस्तीन देश के दो राज्य। एक ये जो इधर थोड़ा सा बचा हुआ है इसे कहते हैं वेस्टर्न बैंक, और जो इधर बचा हुआ है इसे गाजा पट्टी या गाजा स्ट्रिप कहते हैं। इन्हीं दोनों को मिला के फिलिस्तीन बना है। अब इजराइल इनको प्लानिंग में है कि यहाँ से भी निपटा के फाइल निपटा दिया जाए। अब इसमें समझिए कि जो वेस्टर्न बैंक है ये अरब समर्थित है, यहाँ पर अरब ये वगैरह वगैरह देशों का यहाँ समर्थन है। ये लोग नरम दल वाले हैं, शांति से प्रोटेस्ट करते हैं और कहते हैं कि भैया हमारा अधिकार रहना चाहिए क्योंकि हमारे पूर्वज यही हैं, एक तरह से तो देश हमारा ही था। यहाँ आप शांति देखेंगे, यहाँ मारधार नहीं होता है, यहाँ पे अगर प्रोटेस्ट भी होगा तो डेमोक्रेटिक तरीके से नॉर्मल होगा। लेकिन गाजा से मिसाइल चलने लगती है। इवन जो शाहजरा वाला एरिया है वो यहाँ है, जेरूसलम वाला एरिया यहाँ है, लेकिन जो रॉकेट दागे जा रहे हैं वो गाजा से दागे जा रहे हैं, यहाँ से दागे जा रहे हैं। अब ये गाजा में ऐसा क्या है, तो गाजा में ईरान का समर्थन है और इसमें अरब का समर्थन है। गाजा में एक हमास नामक संगठन है, ये हमास ये कहता है कि इजराइल जो है वो हमेशा जुल्म करता है, बम मारता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कब्जा करते जाओगे हम चुपचाप रहेंगे, हम भी मारेंगे तुमको। अब ये लोग क्या करते हैं, रॉकेट से हमला करते हैं। इनके पास बहुत तगड़ा रॉकेट नहीं होता है, 3 लाख का आता है एक कासम रॉकेट, ये बहुत हैवी पावर का नहीं होता, देखने में नहीं लग रहा है ये क्या करेगा, इतने खेत में लगा के मार देते हैं। लेकिन हाँ, ये एक पब्लिक के लिए बहुत खतरा है, किसी देश के लिए नहीं, बट पब्लिक वाले एरिया में गिर जाएगा तो तबाही मचा देता है। ये कासम रॉकेट जो है ये लगातार मारते हैं सब, और ये एक दूगो नहीं मारता है, एक के बार मारेगा सो 200 400 500, अब तक के लोग सोचा 1500 मार चुका है लोग रॉकेट एक हफ्ता में धड़ाधड़। इसको ट्रांसपोर्ट करने में कुछ जाता नहीं, लगाओ पनिता मार दो यहाँ से। इनमें कोई टारगेट फिक्स नहीं रहता है, गिरे जहाँ गिरे मन गिरो वहाँ पर। अब इनका इन लोगों ने बड़ा रेंज भी बना लिया है कासम रॉकेट का। पहले इजराइल का थोड़ा सा एरिया आता था, अभी धीरे धीरे इन लोगों ने पूरे एरिया को कब्जा कर लिया, इस कासिम रॉकेट के अंदर में आ गया, तेल अवीव तक हमला कर दिया है वहां से। इस बार हमास ने इजराइल को ज्यादा क्षति पहुंचाया पिछली बार के तुलना में। अब आप कहेंगे कि गाजा के पास ये रॉकेट आ कैसे जाता है, क्योंकि गाजा का जो एरिया है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये गाजा का एरिया आप इधर देखेंगे तो इधर से इजराइल से घिरा हुआ है, इधर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो समुद्र में इजराइल की नौसेना रहती, इधर थल सेना रहती, ऊपर वायु सेना रहती, आ कैसे गया। तो ये एरिया थोड़ा सा मिस्र का एरिया लगता है, यहाँ मिस्र का। तो मिस्र के रास्ते ये पहुंच जाते हैं, जिसमें हमारे ओबामा साहब ने बड़ा भारी रोल निभाया था मिस्र तक पहुंचने में। देखिए ये मिस्र देश है, मिस्र का ये सिनाई प्रायद्वीप है, ये गाजा से सटता है। तो जब बराक ओबामा थे ना, तो इनको मिडिल ईस्ट में हीरो बनने का शौक था। इन्होंने ईरान से समझौता किया था और P+ करके, आप लोग 2013 में अगर होंगे तो 13 वाला को अगर करंट अफेयर को देखेंगे तो वहाँ ध्यान में होगा। तो इनका संबंध इन दोनों से बहुत अच्छा था, क्योंकि इन्हीं के समय यहाँ पे ओसामा बिन लादेन मारा गया था और इन लोगों ने अमेरिका को पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दिया था, कि पाकिस्तान को तो पता ही नहीं था क्लीन चिट है, उसको नहीं पता था यहाँ पर। अब भाई साहब ईरान को जब परमिट मिला तो ये ईरान यहाँ से इसी कासिम रॉकेट को ये सिनाई प्रायद्वीप के माध्यम से यहाँ ठुसवा दिया, सुरंग बना पहुंचा दिया हजारों की संख्या में, इवन की वहाँ फैक्ट्री लगवा दिया, और यही रॉकेट आज इजराइल में तबाही मचाते हैं। इसलिए हमको आपको इस मचमच में पढ़ने की जरूरत नहीं भाई साहब, ये लोग खुदे पहुंचे हुए फकीर है। ये लोग हमेशा चाहते हैं लड़ाई हो, क्योंकि लड़ाई ना होगा तो इनका हथियार नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर अंधेरा ना हो तो टॉर्च का बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। हालांकि इजराइल की एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है आयरन डोम, ये छोटे दूर में किसी भी मिसाइल को मार के गिरा देती है। अब वहां से ये लोग कितना भी रॉकेट मारे, उसका 90% रॉकेट को ये मार के गिरा देते हैं। तो अक्सर आप सुनते होंगे कि 1200 मिसाइल दाग दिया गया, कई आदमी मारा, तो कभी 1 कभी 2 कभी 3 ऐसा होगा। आप खुद सोचिए, भारत अगर चाइना या पाकिस्तान पे 1200 मिसाइल मारेगा तो एक आदमी कई गो शहर चल जाएगा यहाँ पे। तो पहला कि इनका रॉकेट छोटा होता है, हमास वालों का ये लोग डिफेंस कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमास भी इस चीज को पकड़ लिया है, वो जानता है कि इसका रडार जो है ये कितने रॉकेट को पकड़ गया, आप कितना मारेंगे, क्षमते भरना। तो ये लोग एक ही साथ 200 250 300 400 पूरा दाग देता है। अब उसमें कंफ्यूज हो जाता है, मारते मारते 2-4 शहर पे गिर ही जाता है यहाँ पर। तो इन लोग को थोड़ा इकोनॉमिकल लॉस होता है, लेकिन इन लोग के पास ये करोड़पति है भैया, इनके लिए 30 लाख उतना मायने नहीं रखता है जितना उन लोग के लिए 3 लाख मायने रखता है, क्योंकि उनको रमजान में रोजा खोलने के लिए भी जो खाना दिया जा रहा है ना, वो UAE और UN के थ्रू आ रहा है वहाँ पे पैसा, तो खाए को नहीं है उन लोग के लिए 3 लाख बहुत हो जाता है। जनरली लोगों को लगता है कि ये दुश्मन की मिसाइल है और इस तरह मिसाइल आके मारती होगी, ये तरीका गलत है। मिसाइल ऐसे नहीं इंटरसेप्ट करती है, बल्कि उसके बगल से गुजर के और उसके बाद खुद को, जैसे ये बगल से गुजरेगा ये खुद को फाड़ लेता है यहाँ पर। इसको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे कि आयरन डोम काम कैसे करता है। ओवरऑल जब भी लड़ाई हुआ है तो हमास जो है वो उधर से वो फायरिंग करता है और इजराइल फायर इधर से करता है। अब चूंकि फिलिस्तीन के पास अपनी आर्मी नहीं है, उनके पास ना नेवी है, ना एयरफोर्स है, ना कुछ है, तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते। या तो हमास नामक आतंकवादी संगठन के थ्रू ये
लोग मारेंगे, आम जनता के पास केवल पत्थर है, लाठी है, इसके सिवा वहाँ पर कुछ नहीं है। और इजराइल के पास बहुत हैवी पावर है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये हमास के रॉकेट आके यहाँ गिरे हैं, जिससे इजराइल को काफ़ी क्षति पहुँचा और इजराइल में लगभग 7 लोगों की मौत हो गई है। इसमें एक भारतीय नर्स भी थी। भैया इनकी क्या गलती थी जो मार दिया? कम से कम